आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया पहले तो समझो। यहाँ पे एक टर्म आया इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली मास के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनर्शिया को अगर डिफाइन किया जा सकता है तो इनर्शिया को डिफाइन किया जा सकता है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ body due to which it opposes the change in the state of motion। मतलब स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। जैसे कि आप, और ये मास ही एक तरीके का समझो, इनर्शिया मतलब मास समझो। अब देखो दो बातें हैं। मैं आपको कहूँ कि एक छोटा सा पार्टिकल है, रेस्ट में रखा है और इसको आपको मूव कराना है। फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, एक इंसान यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो यहाँ पे बताओ इजीली मूव करा पाओगे या फिर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इस पे किसी को फोर्स लगा के चलाना हो, तो ये ज़्यादा इजी होगा कि ये ज़्यादा होगी? तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आसान है। उसी प्रकार समझो कि एक इंसान को एक साइकिल को रोकना है। एक साइकिल आ रहा है, ठीक है, एक साइकिल आ रहा है, एक इंसान को रोकने को बोला जा रहा है कि रोको इसको, और इधर से एक ट्रक आ रहा है। इसको रोका जाए तो आप खुद बताओ किसको रोकना ज़्यादा आसान है? पक्की बात है साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान है, ट्रक को तो नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको रोकना हुआ बहुत टफ लगेगा, बहुत, क्योंकि उसके मोशन को चेंज करना उतना आसान नहीं है जितना आसान से एक चींटी चल रही हो, उसके मोशन को ज़्यादा आसानी से चेंज कर सकते हो। मतलब ऐसे कहते हैं ना, फूंक दिया उड़ गया। तो चींटी क्योंकि बहुत कम इनर्शिया होता है। एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट चल रहा हो, हाथी चल रहा हो, क्या उसको आप ऐसे धक्का मार दोगे हिल जाएगा क्या हाथी? नहीं, क्योंकि हाथी का इनर्शिया ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, क्योंकि इसलिए हाथी के पाथ को बदलना बहुत टफ है। तो यहाँ तक एक बात समझ आई अपने को कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना? तो इनर्शिया समझ में आया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन और इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, देन इट विल कंटिन्यू in the state of motion until and unless we apply an external force। जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदलता। ये वाली बात तो सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है ये। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है ये। अब आगे की बात किया जाए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है। सेकेंड लॉ, तो पहले एक उस न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनिए ज़रा। एक टर्म होता है, शायद आप जानते होंगे,
जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। जिसको बोला जाता है P = m/v। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड। तो ये लीनियर मोमेंटम है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम के बाद हम लोग न्यूटन ने सेकेंड लॉ में यह बताया कि वो जो फोर्स है कितना बड़ा होता है, फोर्स क्या मैग्नीट्यूड होता है उसका, किधर डायरेक्शन में लगेगा, ये सब बातें। आपको कहानी होगा याद कि यार यहाँ से एक सेब, एप्पल के गिरने की कहानी, कि यहाँ पे समझो एक इंसान बैठा है, न्यूटन बैठे हैं। तो देखो जब सेब गिरा, अब यहाँ से सेब गिरा तो न्यूटन ने, देखो मतलब ये तो कहानी सुनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, कैसे कैसे इन्होंने रिलेट किया। भाई समझो क्या क्या सोचा होगा। सेब गिरा तो बहुत पहले, इससे पहले हज़ारों लोगों के ऊपर गिरा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सोचा। अब मैं ये नहीं मानता कि न्यूटन ने ही सोचा था, ये एक अपना अलग विषय है डिस्कशन का। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इससे पहले भी थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बहुत जगह, लेकिन अब न्यूटन किताबों में दिया है तो किताबों की बात हम भी बोल रहे हैं, किताबों के अकॉर्डिंग ही। इसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। हाँ, न्यूटन की बात है तो बस न्यूटन के नाम पे चल रहा है तो चल रहा है, तो हम भी चला रहे हैं। लेकिन अब वो क्या है बेसिकली पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में है, तो उसको समझते हैं कि न्यूटन ने क्या सोचा। न्यूटन से पहले बहुत लोग थे, तो उन्होंने क्या नहीं सोचा और इन्होंने क्या सोचा। एक साइंटिस्ट किस तरह डिफरेंट हो जाता है, तो भाई इस तरह डिफरेंट हो जाता है कि जैसे मान लो सेब गिरा, उन्होंने ऐसा सोचा कि यार इमेजिनेशन देखो, सर पे गिरा सेब, उन्होंने सोचा, इमेजिन किया कि अगर ये कहीं बहुत बड़ा होता तो मेरा तो प्राण निकल जाता, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होता। यानी कष्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो कष्ट होता दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी जो फोर्स का इम्पैक्ट है, यानी ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसी कष्ट को ही फोर्स बोला न्यूटन ने। कष्ट को उन्होंने क्या बोला? फोर्स। यानी इसी फोर्स को उन्होंने कहा क्या, कि ये तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखो उन्होंने क्या सोचा। अब उन्होंने बोला कि यार ठीक है, ये तो मान लो। दूसरा क्या कारण उन्होंने सोचा कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी, अगर ये छोड़ दिया गया, ड्रॉप किया गया तो इतना कष्ट लगा, लेकिन कोई ड्रॉप ना करके ज़्यादा तेज़ी से आता। जैसे देखो एक बंदूक की गोली, आप लोग को बताऊँ मैं, बुलेट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा है, लेकिन वो किसी को लगता है उसका प्राण ले लेता है। तो सोचो, इमेजिन करो अगर बंदूक के बुलेट को हम ऐसे फेंक दें किसी के ऊपर, तो ऐसा थोड़ा ना उसका प्राण चला जाएगा। प्राण इसलिए जाता है क्योंकि वो इंटेंट बहुत हाई वेलोसिटी से आके कोलाइड करता है, कोलिजन स्पीड ज़्यादा होता है। ऐसे छोटा किसी को फेंक दो तब थोड़ा ना होगा ऐसा। इसीलिए कहते हैं भाई वो जो वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी वेलोसिटी पे भी, यानी बात समझ में आया? वेलोसिटी के पे डिपेंड किया कि किस पे डिपेंड किया? तो लोग कहे नहीं यार, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है।
अगर ऐसे ड्रॉप कर दोगे तो भी वेलोसिटी नीचे आते समय बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसे ड्रॉप कर दे, तेज़ी से नीचे फेंक दे तो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। यानी बोला गया, इसको थोड़ा करेक्ट किया गया। करेक्ट करने के बाद जो बोला गया कि देखो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने मास अलग ना बोल के वेलोसिटी अलग ना बोल के बोल दिया कि लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, लीनियर मोमेंटम पे ही केवल नहीं, लीनियर मोमेंटम पे ही केवल नहीं है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहीं पे बात बनी, तो फोर्स को डिफाइन किया गया। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी बात को देखा जाए तो बात हुआ F इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। एम बाहर निकाल लें, एम डी वी बाई डी टी। यहाँ पे m बाहर निकाल तब पाएंगे जब हम मान के चलना है कि m क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मानने के बाद ही आप बाहर निकाल पाते हो। आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो, क्योंकि आप पढ़े हो 2 नंबर का डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। लेकिन अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तभी ये फॉर्मूला आ रहा है, याद रखिएगा। इसको एक्सेलरेशन बोलते हो, आप लोग पढ़े हो, अभी तो पढ़ ही रहे होगे। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए में देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है। मैं बच्चों बात करूं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आगे बढ़ूं, तो थोड़ा ये जो इन्होंने फोर्स के बारे में बता दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया, फोर्स को बोल दिया कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। इसके बारे में 2-3 प्रॉपर्टी और समझो। ये कैसी क्वांटिटी है, क्या क्या होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। फोर्स डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है ना। और एक बात पे डिपेंड करता है फोर्स, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जैसे देखो एक रॉड है, इसको यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। आपको पता होगा यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये घूम जाएगा। आप खुद करके भी देख सकते हो घर पे कि यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो जैसे यही है, मैं मार्कर को ही अगर ऐसे देखो बीच में फोर्स लगाऊं तो ये ऐसे चलेगा, और साइड में फोर्स लगाऊं तो ये घूम जाएगा। देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको बच्चों बीच में फोर्स लगाऊं तो ये ऐसे चलेगा, साइड में फोर्स लगाऊं तो घूम जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस जगह पे लग रहा है उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि केवल डायरेक्शन पे नहीं, क्योंकि वेक्टर के हिसाब से तो देखो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तीनों सेम है, क्योंकि वेक्टर तो ये कहता है कि पैरेलल हो, इक्वल फोर्स होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन तो यहाँ पे जो लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन मोशन अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब एक फैक्टर और भी होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, समय के साथ धीरे धीरे हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की तो बात हम लोग कर लिए। फोर्स के बारे में, फोर्स का यूनिट पे चर्चा कर लें। यूनिट क्या होता है फोर्स का, मतलब फोर्स
क्या होता है MA। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन नहीं केजी। इसको कई बार यूनिट में N से डिनोट करते हैं। ये SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, दोनों ही न्यूटन भी बोलते हैं। CGS यूनिट होता है डायन, डायन, ठीक है ना। एक न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डायन। एक न्यूटन फोर्स मतलब 10⁵ डायन फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हम लोग कर लिए। एक न्यूटन फोर्स जो होता है वो 10⁵ डायन फोर्स के बराबर होता है। बहुत छोटी छोटी बातें कर रही हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर। बहुत आसान आसान बातें कर रहे हैं अभी हम लोग। इसके बाद बच्चों इसका एप्लीकेशन, जैसे मान लो क्या होता है कि आपके ऊपर एक एग्जांपल इस पे कराएं कि एक ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, 2 kg का ब्लॉक है। इसका एप्लीकेशन क्या बोलता है F = ma। F कितना है 10, m कितना 2 × a की वैल्यू हो गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स होता है, तो इसी डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन कितना लिख दोगे 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले टर्न पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।